नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। वैसे तो मैंने ये बताया था कि सीज़न 7 ख़त्म होते ही यानी 350 पार्ट ख़त्म होती ही मैं शायद करंट क्राइम के बारे में आपसे रूबरू होऊंगा, करंट क्राइम की घटनाएं लेकर आऊँगा। लेकिन उस ज़माने की बातें, उस ज़माने के क्राइम, उस ज़माने की पुलिसिंग, उस ज़माने के गैजेट्स, इनकी और कुछ गंभीर घटनाएं बची हुई हैं। इनको एक बार पूरा करने के बाद ही मैं दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं की समीक्षा, दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगा। आज इसलिए भी पुराने या उस दौर के अपराध के बारे में बताने की इच्छा हुई क्योंकि आज सवेरे सवेरे ही हमें एक मेल मिली जो श्री कुलदीप शर्मा जी ने भेजी थी। कुलदीप शर्मा जी ने शाहजहांपुर के अखबारों में छपी, हर अखबार में छपी दो बड़ी बड़ी खबरों का जिक्र किया था, जिसमें एक अपराध 2002 में हुआ था और उसमें पुलिस ने मनमानी की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में पुलिस के उस मनमानी का जिक्र कर उन पुलिस वालों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज करने का आदेश किया और जिस व्यक्ति को फर्जी और निर्दोष जो था उसे हत्या के आरोप में जेल भेजने का दोषी भी पाया। मैं उसी दौर की घटनाएं आपको बता रहा हूं ताकि आपको अंदाज लगे कि आप इस समय वर्तमान में कितने सुरक्षित, कितने जिसको वो कहते हैं कि जो एनवायरनमेंट था, जो वातावरण था अपराध का, उससे आप बहुत दूर हैं। उस तरह की घटनाएं अब ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है और ये मनमानी भी बहुत कम है। तो इसी तरह की घटना जिसे मैं लेके आया हूं, ये घटना है जनपद सीतापुर की। तारीख थी 12 सितंबर 1999। थाना था कोतवाली देहात, गांव था मलमाव। यहां से एक बुजुर्ग व्यक्ति थाने पर आया जिसके साथ 4-5 लोग थे। थानाध्यक्ष को उसने बताया कि साहब, मेरी नतनी यानी मेरे भांजे की लड़की नीलम जिसका नाम है, जिसकी माँ और बाप दोनों नहीं हैं, उसको एक लड़का जिसका नाम प्रेम प्रकाश है वो लेकर भाग गया है। कमलापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और जाते समय उस लड़की ने घर के अपने फूफा के यहाँ, बुआ के यहाँ रहती थी, घर के जेवर और पैसे लेकर भाग गई। चूंकि वो मुकदमा लिखवाने के उद्देश्य से आए थे, उनका पर्पस ही था मुकदमा लिखवाना, तो मुकदमा लिखा गया। आप समझ सकते हैं किस तरह मुकदमा लिखा गया होगा। फौरन मुकदमा लिखा गया। फोर्स प्रेम प्रकाश के घर गई। प्रेम प्रकाश भी घर पर मिल गया और नीलम जिसको भगा कर ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने की बात एफआईआर में थी, पैसा और गहना ले जाने की बात एफआईआर में थी, वो भी उसके घर में मौजूद मिली। पुलिस वाले जब कुलदीप को पकड़ने लगे, प्रेम प्रकाश को पकड़ने लगे, तो प्रेम प्रकाश की माँ, उसके भाई बहन और गांव के तमाम लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों ने कहा कि लड़की स्वेच्छा से प्रेम प्रकाश के साथ आई है, 15-20 दिनों से इसी घर में रह रही है, घर की सभी महिलाएं इसके व्यवहार से खुश हैं और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है, हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि हम इन दोनों की शादी करा देंगे ताकि लीगली इस घर में बहू की तरह रह सके। लेकिन पुलिस ने एक नहीं मानी। पुलिस प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार करके ले गई और
उसे जेल भेज दिया। पुलिस ले तो जाना चाहती थी नीलम को भी, लेकिन नीलम के ऊपर जो जो आरोप एफआईआर में उसके तथाकथित बाबा ने लिखाए थे वो साबित नहीं हुए। कोई भी गहना या जेवर उसके पास बरामद नहीं हुआ। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, प्रधान भी आ गए। उन्होंने कहा साहब बिल्कुल अकेली आई थी, हम लोगों को पता है, और इस लड़के के साथ आई थी। लड़का ठीक है और हम लोगों ने इतने दिनों में देख लिया है, अगर शादी हो जाएगी तो ये अच्छी तरह से जीवन निर्वाह लड़की का भी करेगा और लड़की भी इस लड़के का साथ देगी। इस दबाव में उस लड़की को नहीं ले जा पाए, लेकिन प्रेम प्रकाश को पुलिस ने जेल भेज दिया। इसके तुरंत बाद एफआईआर लिखाने वाले वादी यानी लड़की के बाबा, जिसको वो कहता था कि मेरे भांजे की बेटी है, उसने अदालत में एक दरखास्त दी कि मेरी जो नतनी है या जो मेरी रिश्तेदार है जिसको वो आदमी भगा कर ले गया था, वो नाबालिग है और उस अभियुक्त के घर में ही रह रही है, जिससे उसको खतरा है। लिहाजा इसको अदालत हमारी सुपुर्दगी में दे दे, हम इसका पालन पोषण करेंगे। न्यायालय ने फौरन पुलिस को आदेश किया कि उस लड़की को कल न्यायालय में उपस्थित कराया जाए। बालिग है कि नाबालिग है ये असर्टेन करने के लिए, और जो इन्होंने एप्लीकेशन दी है कि वो इनके साथ भेज दी जाए, ये सही है कि गलत ये जानने के लिए अदालतें यही करती हैं। लड़की उपस्थित हुई। जज ने सीधा सवाल किया कि तुम क्या अपने बाबा के साथ जाना चाहोगी? लड़की ने बताया कि साहब मेरे कोई बाबा नहीं है, मेरे जन्म के पहले ही मेरे सगे बाबा का देहांत हो गया था। ऐसा मेरे पिताजी ने अपनी मृत्यु के पहले कई बार बताया था। जज ने इशारा किया कि यह आपके बाबा नहीं हैं। लड़की ने कहा मैं इन्हें पहचानती भी नहीं, ये कौन है और कैसे मेरे बाबा हो गए? एप्लीकेशन देने वाला वो तथाकथित बाबा भी वहां उपस्थित था। वो कहता रहा नहीं साहब ये नहीं जानती है, छोटी है, बच्ची है, इसने कई बार देखा है, पहचान नहीं पा रही है। तरह तरह की दलीलें दे रहे थे। लेकिन इसी बीच वो लड़की सिसक सिसक कर फपक फपक कर रोने लगी। अदालत में इस तरह का जब इस तरह की बात होती है तो डायस पर बैठे हुए जुडिशियल अफसर, उन्होंने महिला कांस्टेबल से महिला को यह आदेश किया कि इनको चुप कराइए, बाहर ले जाइए, पानी पिलाइए, ढाढ़स बंधाइए, फिर ले आइए। थोड़ी देर में वो लड़की पुनः अदालत में आ गई। पीठासीन अधिकारी यानी जज साहब ने उससे पूछा कि तुम बताओ, ठीक है तुम नहीं जाना चाहती, तुमको कतई इसके साथ नहीं भेजेंगे, लेकिन बात क्या है? जैसे जैसे उस लड़की ने अपनी पूरी कहानी बतानी शुरू की, धीरे धीरे पूरी अदालत में सन्नाटा हो गया, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। भीड़ वहां पर वकीलों और बाकी और वादकारियों की, क्लाइंट्स की, उनकी भीड़ बढ़ने लगी और धीरे धीरे अदालत खचाखच भर गया। उसने ये बताया कि अब से कोई 3 साल पहले एक दिन रात में मेरी मां कहीं चली गई और फिर वो लौट के नहीं आई। मां के जाने के थोड़े दिन बाद ही मेरे पिता की हत्या सोते समय घर में ही बाहर बरामदे में कर दी गई। मुझे पता नहीं किसने मारा, क्यों मारा। पुलिस आई थी, बॉडी को ले गई थी, मुकदमा लिखा गया कि नहीं लिखा गया ये भी मुझे नहीं पता। मेरे वैसे तो बहुत रिश्तेदार थे, लेकिन मेरी बुआ जो जिनसे मेरा खून का रिश्ता था, उन्होंने मुझे समझाया बुझाया और ये कहा कि अब से तुम मेरे यहाँ रहोगी। मेरे पास भी कोई और चारा नहीं था, मैं उनके यहाँ चली गई। मेरी उम्र उस समय 17 साल रही होगी।
मैं धीरे धीरे अपनी बुआ से ज़्यादा घुल मिल गई, लेकिन इसी बीच मैंने नोटिस किया कि मेरे फूफा जी की नज़र मेरे ऊपर खराब पड़ रही है। और एक दिन जब बुआ किसी काम से बाहर गई थीं, उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ की। मैं चुप रही। मेरे पास चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ दिन बाद फिर घर के सारे सदस्य किसी शादी बारात या कहीं चले गए। फूफा अकेले थे। उस दिन मेरे साथ मेरे फूफा ने मेरी इज्जत तार तार कर दी। मैं रोती रही, सुबकती रही। वो मुझे धमकाते रहे कि अगर किसी को बताया तो फिर जिस दिन अकेली रहोगी उस दिन तुमको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं चुप रही, लेकिन फिर ये धीरे धीरे सिलसिला रोज रोज का हो गया। मैं आजीज आ गई। एक दिन मैंने घर से बाहर भागने की कोशिश की। वो मुझे पकड़ कर ले आए और कहा कि अब नहीं होगा ऐसा, इस तरह की बातें, लेकिन तुम किसी से बताना नहीं। हफ्ते भर बाद मुझे बताया गया कि फूफा के 14 साल के लड़के, बड़े लड़के से मेरी शादी होने वाली है। तमाम रिश्तेदार घर पर आ गए। हमें गांव के पंचायत भवन तक ले जाया गया। वहां मंडप सजा हुआ था और मेरी शादी उसी घर में रहने वाले मेरे फुफेरे भाई, जो मेरे से 3-4 साल छोटा था, उससे कर दी गई। उससे शादी करने के बाद मेरे फूफा की मेरे ऊपर ज्यादती और बढ़ गई। एक दिन मैंने फिर अपने फूफा से कहा कि अब मैं बुआ को बताऊंगी। तब भी नहीं मानेंगे तो मैं बाहर जाकर गांव को इकट्ठा करूंगी, क्योंकि 8-10 महीने से मेरा जीना हराम हो गया था। उसने कहा ठीक है, तुम बता कर देखो। इसी बीच मेरे और रिश्तेदार, तमाम लोग इकट्ठा हुए और वहां मुझे बुलाया गया और यह बताया गया कि तुम्हारे पिता की जितनी संपत्ति थी तहसील में, अब वो तुम्हारे नाम आ गई है। तुम इस घर में रह रही हो, इस घर की बहू हो, वो सारी संपत्ति अपने पति के नाम कर दो, वरना बहुत से लोग घूम रहे हैं, कोई उस पर कब्जा कर लेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे तैयार कराया गया, वहां से तहसील ले जाया गया और मेरे नाम पर जितनी संपत्ति थी सब मेरे पति के नाम करा दी गई। बहुत छोटा सा बच्चा था मेरा पति, जो ऐसा लगता था कि उसकी समझ ही नहीं है अभी तक कि शादी क्या होता है, पत्नी क्या होती है। जब मैं वापस लौटी, तो मैंने फिर जब फूफा ने मेरे साथ फिर ज़बरदस्ती शुरू की, तो मैंने कहा कि देखिए, मैंने सब कुछ आपको दे दिया है, कल मुझे यहाँ से बाहर भेज दीजिए, मैं फला फला रिश्तेदार के यहाँ जाकर रहूँगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं मोहल्ले को, गांव को इकट्ठा करूँगी। लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। अगले दिन मैंने पूरी बात अपनी बुआ से बताई कि किस दिन से शुरू हुआ, क्या क्या हुआ और मेरे साथ क्या क्या किया गया। मेरी बुआ बजाय इसके कि मुझे सांत्वना देती, ये कहती कि नहीं अब नहीं होगा, या कोई तरीका बताती, उन्होंने मुझे गिराकर मारना शुरू कर दिया और ये कहा कि मुझसे कहा तो कहा, अगर खबरदार किसी और से कहा, मेरे कानों तक बात आई तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे अपनी बुआ से ही आशा थी, मुझे अपनी बुआ से ही उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद टूट गई। मैंने सोचा अब गांव को बताना ही पड़ेगा। एक दिन फिर जब मेरे फूफा ने मेरे साथ जाती शुरू की, मैं छुड़ाकर भागी, बाहरों में चिल्लाने लगी, गांव को इकट्ठा करने लगी। लोगों ने पीछे पीछे मेरे फूफा दौड़ कर आए, उन्होंने मेरा मुंह बंद किया और मुझे भीतर ले गए। लोगों से ये बताते रहे कि कुछ ऊपरी हवा इसके सर पर आ गई है, हम इसका इलाज कराने फलां ओझा के पास
आज ही जाएंगे। लोगों को यकीन हुआ कि हाँ, ऐसा तो कभी इसने नहीं किया, घर से बाहर नहीं निकलती, कुछ न कुछ बात जरूर है। लेकिन जब बुआ आई तो उन्होंने फिर धमकाया और कहा कि तुम गांव को इकट्ठा करके बताओगी। फूफा को ये लगा कि अब बात बहुत आगे निकल गई है, किसी भी दिन भंडाफोड़ होगा और किसी दिन मेरी बदनामी होगी। उसने फौरन नीलम को किसी के हाथ बेच दिया, ऐसा नीलम ने अदालत में बताया। बेचने के बाद मैं बार बार बिकती रही और इस बीच में मैं 5 लोगों के हाथ बेची गई। इसी खरीद फरोख्त के बीच में प्रेम प्रकाश नाम के एक लड़के से मेरी जान पहचान हुई। मैंने उसे अपनी पूरी दास्तान बताई, क्योंकि वो स्वभाव से सीधा साधा समझदार लग रहा था। पूरी बात सुनने के बाद प्रेम प्रकाश ने कहा कि तुम मेरे घर पे रहोगी, तुम्हें अपने घर ले चलेंगे, अपने माँ से बहन से मिलाएंगे और तुम अब वहीं रहोगी। मेरे माँ बाप की सेवा करो, तुम्हें किसी तरह की कमी हम होने नहीं देंगे, और मजाल है कोई तुम्हारी तरफ आंख भी उठाकर देख ले। उनके पिता ने उसको शहर स्वीकार किया, माँ ने स्वीकार किया, उसकी 2 बहनें थीं प्रेम प्रकाश की, उन्होंने स्वीकार किया। गांव वालों को बुलाया और बताया कि इस तरह से इस लड़की को प्रताड़ित किया गया, इसके बुआ फूफा ने ही प्रताड़ित किया, और हम ये चाहते हैं कि हम इन दोनों की शादी कर दें। हमने इसे अपना बहू मान लिया है, ये इसी घर में रहे, इसके लिए शादी किया जाना आवश्यक है। पूरे गांव ने हामी भर दी, कार्ड छपवा दिए गए। कार्ड कहीं इनके फूफा और उस तथाकथित बाबा के हाथ पड़ गया। फूफा का दिमाग घूमा कि अगर ये शादी करके घर बसा लेगी तो हो सकता है ये जमीन जो मैंने लिखाई है ये फिर से इसके नाम हो जाए, कानूनी दांव पेंच में हमको उलझा देगी। फौरन फूफा ने उस बाबा को साथ लेकर पुलिस की मिलीभगत से एक एफआईआर कराई और एफआईआर करा के प्रेम प्रकाश को जेल भिजवा दिया। लड़की उनके कब्जे में आ जाए इसके लिए उन्होंने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। जिस समय ये पूरी दास्तान, ये कार्रवाई करीब 1.5 घंटे चली, जैसा अखबारों में लिखा हुआ है। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। अदालत ने फौरन आदेश किया कि जो दरखास्त है वो ये कहती है कि नाबालिग है, इसलिए उनकी सुपुर्दगी में दिया जाए। सीएमओ के लिए एक आदेश किया अदालत ने कि एज डिटर्मिनेशन के लिए इसका मेडिकल कराकर इसके रिजल्ट से अदालत को अवगत कराया जाए। पुलिस को आदेशित किया कि सीएमओ को यह आदेश की प्रति आप दे दें, वो जब बुलाते हैं इसका मेडिकल कराएं, और जब मेडिकल आ जाए तब मेरे कोर्ट रूम में फिर से उपस्थित कराया जाए। 3 दिन बाद नीलम को पुनः कोर्ट में लाया गया। मेडिकल में उसको एडल्ट होना पाया गया, 18 साल से ज़्यादा की उम्र पाई गई। एक्सरे किया जाता है, एक्सरे में जो जॉइंट्स हैं हाथ के, कंधे के और उसके दूसरी हड्डी के, उससे एज का डिटर्मिनेशन, और भी तमाम तरीके हैं जिनसे एज का डिटर्मिनेशन मेडिकली किया जाता है। मेडिकल रिपोर्ट में सीएमओ ने भेजा कि ये पूरी तरह से वयस्क है। कोर्ट ने आदेश किया कि जब ये बालिग है तो जिसके साथ इसकी मर्जी होगी ये उसके साथ रह सकती है। कोर्ट ने उस अदालत में फिर से नीलम से पूछा कि आप किसके साथ रहना चाहेंगे। उसने कहा मैं प्रेम प्रकाश के साथ ही रहूंगी, मैं कहीं और जा नहीं सकती है। अदालत ने कहा कि प्रेम प्रकाश की
जमानत की प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, तब तक इसको महिला संरक्षण गृह लखनऊ में निरुद्ध कर दिया जाए। जैसे ही प्रेम प्रकाश की जमानत हो जाती है, वैसे ही इसको उसके सुपुर्द कर दिया जाए जहां वो रहना चाहती है, जिसके साथ ये रहना चाहती है। अदालत ने सारे ग्राउंड्स लिखकर जो लोग वहां मौजूद थे, प्रेम प्रकाश के परिवार वाले, उनसे ये कहा कि आप जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दीजिए, मेरे इस आदेश की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ लगाइए। 2-3 दिन की प्रक्रिया है, पूरी होती ही उसकी जमानत हो जाएगी। दूसरा आदेश उन्होंने किया कि अगर नीलम चाहे तो उसके साथ जो जो हुआ है, जो बयान रिकॉर्ड किया गया है अदालत में, उस पर एफआईआर करने के लिए सीजेएम के यहां प्रार्थना पत्र दे सकती है। प्रेम प्रकाश के घर वालों ने यही किया, एक प्रार्थना पत्र नीलम की तरफ से तैयार किया, सीजेएम के यहां ये दाखिल किया और 156(3) सीआरपीसी में बुआ, फूफा और इस बाबा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके विवेचना करने की प्रार्थना की। अदालत ने ये प्रार्थना तुरंत मान ली और इन तीनों के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश कर दिए गए। उस समय ये खबर बहुत सुर्खियों में थी। लड़की चूंकि महिला संरक्षण गृह लखनऊ में रोकी गई थी, पहली बार भी जब मेडिकल कराने का आदेश हुआ था, और दूसरी बार भी जब जमानत पर आने के बाद प्रेम प्रकाश की सुपुर्दगी में उसको दिया जाना था। उस समय समाचार पत्रों के क्राइम रिपोर्टर्स की एक्सेस बहुत थी इन सब जगहों पे, क्योंकि ऐसी खबरें उनकी सुर्खियां बनती थीं और समाचार पत्रों के अलावा सूचना या समाचार जानने का दूसरा कोई साधन नहीं था। दूरदर्शन के साथ 2-3 ही चैनल उस समय चला करते थे, 4 चैनल चला करते होंगे। लिहाजा बहुत सुर्खियों में सारे अखबारों ने इसको कवर किया कि साहब समाज में ये भी हो रहा है। जमीन की लालच, फूफा की काम वासना, रिश्तों को तार तार करने वाली ये कहानी छपती रही। पुलिस ने जो जाति करके, कनाइव करके नीलम की फूफा के साथ प्रेम प्रकाश को जेल भिजवाया था, उसके लिए भी अदालत ने आदेश हुए कि इनके लिए भी वारंट जारी करके अदालत में उपस्थित कराया जाए। इनका पक्ष सुनने के बाद अदालत इनके बारे में भी निर्णय करेगी कि इनके गलती की क्या सजा इनको दी जाए। उस दौर की ये सब कहानियां आप सुन के आपका मन विचलित होगा, क्योंकि कानून का डर नहीं था। पुलिस वही 4 गवाहों का बयान लिख के जो मर्जी होकर दिया करती थी। आज सवेरे सवेरे में और भौचक्का रह गया जब कुलदीप शर्मा जी ने शाहजहांपुर से 2 अखबारों की कटिंग के साथ मेल किया और ये बताया, वो कटिंग में दोनों पोस्ट करूंगा, पढ़िएगा जरूर, कि साहब कैसे पुलिस, चूंकि और कोई एविडेंस हो नहीं सकता, मोबाइल थे नहीं, कैमरामैन बहुत सिलेक्टेड थे कि किसी घटना की फोटोग्राफ खींच सकें, जो होते भी थे वो पुलिस के थे। घटना के समय की को प्रूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गवाहों का सहारा होता था। जो आदमी मजबूत है, चाहे वो मुलजिम की तरफ का हो चाहे वादी की तरफ का हो, वो 4 गवाह ठोक बजा के खड़ा करता है। पुलिस उनकी गवाही लिखती है, उसी पर ट्रायल होता है, उन निर्दोष जेल चले जाते हैं। उस कटिंग में जिस घटना का जिक्र है वो शाहजहांपुर के निगोही थाने का है। बात 15 अक्टूबर 2002 की है। थाना के जेवर मुकुंदपुर गांव में शाम के 6 बजे
अवधेश कुमार और उनकी 3 बच्चियां, रोहिणी 9 साल, गीता 8 साल और सुरभि 7 साल, बाहर मच्छरदानी लगाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी गांव के नरवेश कुमार और राजेंद्र राइफल और बंदूकें लेकर आ गए और अवधेश पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। खाट पर अवधेश किस तरफ है, शायद इस बात में कंफ्यूजन हुआ। अंधेरे में अवधेश जान बचाकर भाग निकला, लेकिन ताबड़तोड़ गोलियों से तीनों लड़कियों की खटिया पर ही या खाट पर ही मृत्यु हो गई। हत्या कर दी उनकी इन लोगों ने। वो जानबूझ के गए थे कि हम हत्या करेंगे, कारण जो भी रहा हो। तो उन्होंने ये भी दिमाग लगा लिया था कि हम बचेंगे कैसे। पुलिस से संपर्क साधा। पुलिस ने तीनों लड़कियों के बाप अवधेश कुमार को थाने पर लाकर पूछताछ करने का उपक्रम किया। उसकी लाइसेंसी राइफल थाने पर मंगा ली। थाने के पीछे जाकर उससे 2-3 फायर किए और 2 गवाहों के बयान लिखे जो अभियुक्तों ने उनको दिए थे, जो गवाह दिए थे कि साहब, इसने, चूंकि लड़कियां ही लड़कियां 3 की थीं, इसलिए इसने अपनी राइफल से तीनों लड़कियों की गोली मारकर हत्या कर दी। उस राइफल को एफएसएल में जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट होते हैं उनके पास भेजा गया और अवधेश कुमार यानी मृत तीनों बच्चियों की बाप को जेल भेज दिया गया। फिर हल्ला हुआ, बहुत अखबारों में हल्ला हुआ कि साहब ये गजब हो गया, बाप कैसे लड़कियों की हत्या करेगा। जनप्रतिनिधियों ने भी इस पर सवाल उठाए। तो पुलिस ने उस स्टोरी के आगे एक स्टोरी और जोड़ी कि बाप ने मारा। मारने के लिए बाप ने गांव के ही नरवेश कुमार और राजेंद्र को भी बुला लिया था, जिनके पास राइफलें बंदूकें थी। इसने भी अपनी राइफल बंदूक से फायर किया और उन लोगों ने भी अपने राइफल बंदूक से फायर किया। उनको भी गिरफ्तार किया और उनको जेल भेज दिया। ये कहीं नहीं कहा कि नहीं साहब, बाप की राइफल से गोली नहीं चली थी। ये कहीं नहीं कहा कि बाप की कोई गलती नहीं थी। जितना बना चुके थे, जितनी केस डायरी लिख चुके थे, उसको तरकीब से आगे बढ़ाकर स्टोरी में इन्हें भी जोड़ दिया। इसी बात का जिक्र कल अदालत में अपने बहुत ही लंबे फैसले में किया गया। शाहजहांपुर के एडीजे 43 श्री सिद्धार्थ कुमार बागव ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है पुलिस पर और उस समय के थानाध्यक्ष होशियार सिंह और झूठी गवाही देने वाले 4 गवाह, इनके विरुद्ध नॉन अवेलेबल वारंट उसी समय फैसला सुनाने के तुरंत बाद इशू किया। इनको फर्जी साक्ष्य गढ़ने, फर्जी गवाही देने, राइफल से खुद बंदूक गोली चलाकर उसे प्लांट करने का दोषी पाया गया। अदालत ने दोषी पाया और अपने लिखित आदेश में बहुत ही तल्ख टिप्पणियां की। मैं आज वो कटिंग, दोनों अखबारों की कटिंग जो मुझे भेजी थी श्री कुलदीप शर्मा ने, मैं कम्युनिटी पर पोस्ट करूंगा। हमारे कुछ किस्सा गोई परिवार के सदस्य हैं जो पिछले कई दिनों से कह रहे हैं, अरे साहब पुराने किस्से मत सुनाइए, पुरानी कहानियाँ मत सुनाइए, पुराने इंसिडेंट से क्या फ़ायदा, किसी का रिजल्ट पता है, किसी का नहीं पता है। अब ताज़ा जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में बताया करें। तो जो मैं बताता हूँ वो इसीलिए कि देखिए, और कल अदालत ने एक बहुत ही डिटेल्ड आदेश में इस बात की बात कही है, वही जो मैं बराबर आपको अलग अलग घटनाओं में बताता रहा हूँ। मॉडर्न गजट नहीं थे, पुलिस कनाइब करती थी,
पुलिस और अपराधी मिलकर पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सेंध लगा देते थे। मैं कम्युनिटी पे दोनों कटिंग्स डालूंगा, आप ज़रूर, बहुत ज़रूर इसको पढ़िएगा, तब आपको उस ज़माने की पुलिसिंग, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, गवाह, विवेचना, चार्जशीट, दोषी को निर्दोष, निर्दोष को दोषी साबित करने की पुलिस की जो कला उस समय थी, क्योंकि और कोई इसको क्रॉस चेक करने का कोई साधन नहीं था, उसका बड़ा जीवंत उदाहरण है कल शाहजहांपुर के जिला अदालत में दिया गया ये फैसला। आज की घटना, मैंने बार बार बताया कि आज की घटना भी उसी दौर की है जब पुलिस मनमानी करती थी, मनगढ़ंत साक्ष्य गढ़ के किसी निर्दोष को जेल भेज देती थी, और कहीं कहीं तो निर्दोषों को सजा भी हो गई, क्योंकि गवाह बिल्कुल रटे रटाए, सिखे सखाए, ठोंक बजा के खड़े किए जाते थे। आज की घटना में अदालत ने प्रेम प्रकाश को निर्दोष माना, बाइज्जत बरी किया, और नीलम की संपत्ति हथियाने के लिए, रिश्ते को तार तार करने के लिए, उसकी संपत्ति को अपना बनाने के लिए, अपने ही एक नाबालिग बेटे से उसकी शादी कराने के लिए, और उस बच्ची से साल डेढ़ साल तक हर रोज दुष्कर्म करने वाले, रिश्ते में फूफा लगने वाले उस व्यक्ति को दोषी भी करार किया अदालत ने, जबकि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ था। अदालत ने मान लिया कि इन लोगों ने कनाइब करके प्रेम प्रकाश को जेल भिजवाया है, उनके विरुद्ध एफआईआर करने के आदेश भी किए। अब मुझे बहुत डिटेल नहीं पता, लेकिन जिस तरह से नीलम ने अपने पिता की हत्या की बात बताई, मुझे ऐसा लगता है इन्हीं लोगों ने उसकी हत्या भी कराई होगी। हत्या के बाद उसे अपने घर ले आए, उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए अपने नाबालिग बच्चे से उसकी शादी करा दी, और फिर उसको उपयोग की वस्तु समझकर उसका उपयोग करते रहे। जब लगा कि बात खराब हो रही है तो उसको बेच दिया। क्या बीती होगी उस लड़की पर, क्या सोच रही होगी दुनियावी रिश्तों के बारे में। इसीलिए अपने बहुत ढेर सारे क्राइम की घटनाओं में मैंने ये बताया है कि नौजवान, लावारिस और बेसहारा लड़की अगर घर में आप रखते हैं और अकेला छोड़ देते हैं किसी भी गैर मर्द के साथ, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, ज़रूर होती हैं। और इस तरह से इस लड़की को वहाँ अकेले छोड़ना अपने पति के पास या गैर मर्द के पास, ये बुआ का आपराधिक आचरण था, क्योंकि फूफा तो गैर था, बुआ की तो वो अपनी खून थी, उसके सगे भाई की बेटी थी। इसीलिए जो मैं रिपीट करता हूँ बार बार, किसी भी नौजवान या वैसे भी अकेली लड़की को गैर मर्द के साथ, वो कोई भी हो, गैर मर्द का मतलब गैर मर्द, कभी अकेला न छोड़ें। मजबूरी है तो निगाह रखें, क्योंकि हमेशा इस तरह करने में या इस तरह होने में या ऐसा जानबूझ के या नासमझी में करने में नुकसान ही हुआ है। और ये खतरे से खाली नहीं है जो आज की घटना में हुआ। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।